हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब करेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी की बुक गंगा का पार्ट 5 आखिरी चट्टान का प्रश्न उत्तर का पार्ट सेकंड। पिछली वीडियो में हमने इसके आधे प्रश्न उत्तर करे थे जो पार्ट फर्स्ट में थे। अब हम इसके बाकी के प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि है पार्ट सेकंड। तो अब है क्वेश्चन नंबर 14। यात्रा करना सभी को अच्छा लगता है। आपके मन में भी कुछ जगहों को देखने की इच्छा अवश्य हुई होगी। अपनी पसंद की उन जगहों की सूची नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार बनाइए। अब इसमें क्या है, आपको एक सूची दी गई है, मतलब आपको अपनी पसंद की जगहों की एक सूची बनानी है और नीचे कुछ आपको शीर्षक दिए गए हैं जिस पर आपको बनानी है। अब क्या है, इसमें कॉलम में पर्यटन स्थल और अगले में है राज्य जहाँ वह स्थित है। अगला पर्वतीय, समुद्री या मैदानी अन्य क्षेत्र। फिर उसके अगला है बॉक्स जो है जलवायु का, और उसके बाद है घूमने का अनुकूल समय। तो आपको इनके अनुसार क्या है, अपनी जगहों की सूची बनानी है। अब इसका जो उत्तर है इसी तरह है, मेरी पसंद के पर्यटन स्थलों की सूची। अब पर्यटन स्थल दिए गए हैं, इसमें पहले में क्या है, लेह लद्दाख, और राज्य जहाँ वह स्थित है लद्दाख कहाँ है, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला बॉक्स क्या दिया गया था हमें, पर्वतीय, समुद्री, मैदानी अन्य क्षेत्र। तो लद्दाख कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपको इसमें पर्वतीय क्षेत्र लिखना है। जलवायु बतानी है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, तो अत्यधिक ठंडी और शुष्क है। और घूमने का अनुकूल समय, तो आपको अब इसमें समय भी लिखना है, मई से सितंबर। ये आपका पहला हो गया। अगला क्या है, कन्याकुमारी, और इसमें जो है तमिलनाडु, और ये कैसा है, समुद्री क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय, नम और गर्म है इसकी जलवायु। और कब घूमना चाहिए, अक्टूबर से मार्च के बीच में। अब इससे अगला है जैसलमेर। अब ये कहाँ है, राजस्थान में, और ये कैसा है, मरुस्थलीय अन्य है ये, ठीक है। और इसका क्या है, गर्म और शुष्क इसकी जलवायु है। और कब घूमना चाहिए, नवंबर से फरवरी। इसी तरह अगला क्या है, मनाली। अब ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और कैसा क्षेत्र है ये, पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी जलवायु है ठंडी और सुखद। और कब जाना चाहिए, इसमें घूमने का जो समय होता है मार्च से जून और दिसंबर बर्फ के लिए। इसी तरह अगला क्या है, वाराणसी। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और कैसी इसकी जो क्षेत्र है कैसा है, मैदानी क्षेत्र है ये। और इसकी जलवायु मध्यम यानी गर्म ग्रीष्म और ठंडी शीत है, तो मध्यम है, दोनों ही है इसमें। और कब जाना चाहिए, अक्टूबर से मार्च तक में। अब ये जो है तालिका का संक्षिप्त विश्लेषण है। पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ की जलवायु ठंडी होती है जो गर्मी से राहत पाने के लिए उपयुक्त है। अब पर्वतीय क्षेत्र कैसे होते हैं, यहाँ के क्या होते हैं, जलवायु एकदम ठंडी होती है। गर्मियों में देखते हैं ना कि सभी घूमने जाते हैं ऐसी पर्वतीय क्षेत्रों में, ठंडी ठंडी जगह, क्योंकि क्या है, ये गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। ऐसी अगला है समुद्री क्षेत्र, ब्रैकेट में जैसे कि कन्याकुमारी। अब यहाँ की जलवायु में नमी अधिक होती है और सूर्योदय व सूर्यास्त का दृश्य मनोहरी होता है। अब ये जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु में एकदम नमी सी होती है, और जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है इसका दृश्य एकदम मनोहरी होता है। जैसे कि कन्याकुमारी के उसमें बताया था ना, लेखक ने इसका भ्रमण किया था जब घूमने गया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से समुद्री क्षेत्र ऐसा होता है। अब अगला है घूमने का समय। अब किसी भी स्थान की जलवायु वहां जाने के लिए सबसे अनुकूल समय निर्धारित करती है। जैसे मैदानी इलाकों में सर्दियों का समय सबसे अच्छा होता है, इसी तरह घूमने का समय भी इनका एक निर्धारित किया जाता है घूमने का, कि भाई पर्वतीय क्षेत्र में जाना है उस हिसाब से, समुद्री क्षेत्र में जाना है और मैदानी क्षेत्र में जाना है, उस हिसाब से इनकी अपनी अपनी समय निर्धारण होता है। इसी तरह ये आपको जो कॉलम दिया गया था कि इसके अनुसार बनाने हैं, हमने कुछ जगहों को बनाया कि भाई इसकी जलवायु ऐसी होती है, ऐसे क्षेत्र में है, और घूमने जाने का समय ये होता है, ये जगह यहाँ स्थित है और ये जगह है। तो ये इस तरीके से आपका इसका आंसर है जो आप लिख सकते हो 14 का। इसी तरह क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, कन्याकुमारी की भौगोलिक स्थिति, परिवेश, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल एवं जनजीवन का वर्णन करते हुए बताइए कि वहाँ की स्थिति आपके राज्य तथा शहर गांव से किस प्रकार भिन्न है।
अब इसमें क्या है, जो कन्याकुमारी की भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो आपको इसमें बतानी है। उसका परिवेश कैसा है और इसके वहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन से हैं, वहाँ का जनजीवन कैसा है, इन सब का वर्णन करना है आपको। और उसको किससे मतलब कंपेयर करना है कि भाई अपने राज्य, अपने शहर या गाँव से किस प्रकार वो अलग है, यानी कि भिन्न है, आपको इस प्रश्न में बताना है। अब इसी तरह इसका उत्तर जो है, पाठ के आधार पर कन्याकुमारी की स्थिति और जनजीवन का वर्णन यहाँ दिया गया है। भौगोलिक स्थिति और परिवेश, सबसे पहले क्या बताएंगे आप, भौगोलिक स्थिति और परिवेश। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित सुदूर दक्षिणतम तटीय शहर है। यह स्थान अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। यहाँ का परिवेश प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनोहरी होता है। यहाँ की रेत कई अनाम रंगों जैसे कि सुरमई, लाल, पीली का अद्भुत मिश्रण है। अब इसमें क्या है, कन्याकुमारी की हमने भौगोलिक स्थिति और परिवेश बताया। अब ये जो कन्याकुमारी है, भारत के कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और कहाँ पर है, सुदूर दक्षिणतम तटीय क्षेत्र है इसका, ठीक है, शहर है। ये तमिलनाडु के दक्षिण तटीय का शहर है, दक्षिण तट पर स्थित है यानी कि। और अब ये क्या है, ये स्थान अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। यहाँ तीनों ही मिलती हैं। और जो इसकी सुंदरता है वो एकदम बहुत ही प्यारी है, अच्छी है, क्योंकि जहाँ हमें सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही दृश्य देखने को मिलते हैं। जब सूरज उगता है वो दृश्य भी, और जब सूरज ढलता है उसका दृश्य भी। इसी तरह यहाँ की रेत कैसी है, कई रंगों की है, जैसे कि सुरमई रंग की है, लाल रंग की है, पीली रंग की है। इस तरह ये क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति और परिवेश है। अगला है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। अब हमें इसमें क्या बताना है कि कन्याकुमारी के जो पर्यटन स्थल हैं उनको बताना है। अब प्रमुख स्थलों में विवेकानंद स्मारक चट्टान, कन्याकुमारी मंदिर और सैंड हिल यानी रेत का टीला शामिल है। विवेकानंद चट्टान पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। तो जो कन्याकुमारी के जो पर्यटन स्थल है, जो घूमने के स्थल हैं, वो क्या क्या हैं, एक तो विवेकानंद स्मारक चट्टान है, और एक कन्याकुमारी का मंदिर है, और सैंड हिल जहाँ क्या है, रेत का टीला है, वहाँ पर है। अब जो विवेकानंद चट्टान है, वहाँ पर कभी जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। इसी तरह अगला क्या है, जनजीवन। यहाँ का जनजीवन समुद्र पर निर्भर है। मल्लाह रबड़ के पेड़ों के तनों से बनी नाव का उपयोग करते हैं। यहाँ शिक्षित बेरोजगारी की समस्या भी है। ग्रेजुएट युवक फोटो एल्बम या शंखमालाएं बेचकर जीवन यापन करते हैं। अब इनके जनजीवन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ का जनजीवन है, ये कहाँ पर है, समुद्र पर निर्भर है, क्योंकि पूरा समुद्री एरिया है ना, इसलिए। अभी जो मल्लाह हैं, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब कि वो रबड़ के पेड़ों के जो तने से बनी होती है ना, वो नाव का उपयोग करते हैं। और यहाँ जो है शिक्षित जो है वो बेरोजगारी समस्या है, कि शिक्षित लोगों की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो लोग ग्रेजुएट हैं ना, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो कितनी थी, मतलब 100 के लगभग ही थे, है ना। तो इसी तरह ही जो है वो लोग क्या करते हैं, फोटो एल्बम या शंखमालाएं बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। और जो बाकी के लोग हुए, तो यहाँ पे थोड़ी बेरोजगारी ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास तो काम ही नहीं है, तो यहाँ का थोड़ा जनजीवन है इस तरीके का। अब डिफरेंस कर लेते हैं कि भाई मेरे शहर या मेरे गांव से किस तरीके से इसकी भिन्नता है। तो मेरे शहर या गांव से भिन्नता, यदि आप उत्तर भारत के मैदानी या पर्वतीय क्षेत्र से हैं तो कन्याकुमारी उससे पूर्णतः भिन्न है। मेरे क्षेत्र में समुद्र के स्थान पर खेत या पहाड़ हैं और जलवायु शुष्क है, जबकि कन्याकुमारी में उष्णकटिबंधीय नम जलवायु है। वहाँ की रंगीन रेत और 3 सागरों का मिलन हमारे यहाँ के भू परिवेश से बिल्कुल अलग और अद्वितीय है। अब यह है कि यदि हम उत्तर भारत के मैदानी पर्वतीय क्षेत्र से है ना, तो कन्याकुमारी क्या है, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब भिन्न है, क्योंकि वो कहाँ पर है, दक्षिण तटीय क्षेत्र पर है, और कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अब जो है मेरे क्षेत्र में जो है समुद्र की जगह क्या है, खेत हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, जिसकी जलवायु क्या है, एकदम शुष्क है। अब ये जो कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है, वहाँ क्या है, समुद्री स्थान है पूरा, तो वहाँ की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय नम जलवायु है। अब वहाँ की रंगीन रेत भी है, जो कि सुरमई, पीली, लाल है ना, और जो वहाँ पर है 3 सागरों का मिलन भी है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी।
और यहाँ के जो भू परिवेश से क्या है, बिल्कुल ही अलग और अद्वितीय है। तो इस तरह मेरे शहर या गांव से कन्याकुमारी की जो जल क्षेत्र है, परिवहन है, जीवन यापन है, जितना भी सब कुछ है वो भिन्न है, यानी कि अलग है। इसी तरह आपका ये प्रश्न भी उत्तर भी कंप्लीट होता है प्रश्न का। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 16, इस यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी में स्थित चट्टान को आखिरी चट्टान कहा गया है। पुस्तकालय या अन्य स्रोतों या समाज विज्ञान के अपने शिक्षक से बातचीत करके पता लगाइए कि वर्तमान समय में भारत का अंतिम छोर यानी दक्षिणतम बिंदु किसे माना जाता है, उस स्थान के विषय में लिखिए। अब इस प्रश्न में क्या बताया गया है कि जो इस यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी में जो स्थित है चट्टान को आखिरी चट्टान कहा गया है ना। तो अब ये जो है आपको अपने टीचर से बातचीत करके बताना है कि वर्तमान समय में भारत का जो अंतिम छोर है कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु, वो अंतिम छोर है। और किसे माना जाता है वर्तमान में, यानी करंटली में अब जो है किसे माना जाता है, और उस स्थान के विषय में आपको थोड़ा सा लिखना है। इससे आपको भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। इसी तरह क्या है, भौगोलिक तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु। लेखक मोहन राकेश ने अपने यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी की जिस चट्टान का वर्णन किया है वह भारत की मुख्य भूमि यानी कि मुख्य भूमि का अंतिम छोर है। परंतु यदि संपन्न भारतीय संघ की बात की जाए तो भारत का सबसे अंतिम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट माना जाता है। अब इसमें क्या है, जो लेखक मोहन राकेश थे उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी की जिस चट्टान का वर्णन किया था ना वह भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर है। अब परंतु यदि संपूर्ण भारत संघ की बात की जाए तो जो पूरे भारत का सबसे अंतिम दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, वो माना जाता है। अब इंदिरा पॉइंट के विषय में जानकारी। अब इसकी अवस्थिति, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अब ये जो है इंदिरा पॉइंट ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसके ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अब इसका है ऐतिहासिक नाम, इसे पहले पिग मैलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में बदला गया, जिससे इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। और अब इसका भौगोलिक महत्व जानेंगे। यह बिंदु भूमध्य रेखा के मुख्य करीब स्थित के बहुत करीब स्थित है। अब ये जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट का, ये क्या है, भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब है। अब 2004 की सुनामी। वर्ष 2004 में आई भीषण सुनामी के दौरान इस स्थान का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में जलमग्न हो गया था। अभी जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें बहुत ही गहरी और भीषण सुनामी थी, तो ये जो स्थान का जो बड़ा भाग होता है ना वो समुद्र में जलमग्न हो गया था, यानी कि समुद्र के अंदर ही ये डूब सा गया था। अब निष्कर्ष निकालना है इसका, हम निष्कर्ष बता देते हैं। जहाँ कन्याकुमारी की आखिरी चट्टान 3 सागरों अरब महासागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम का केंद्र है, वहीं इंदिरा पॉइंट भौगोलिक रूप से भारत की सीमा का अंतिम विस्तार है। अब जैसे यहाँ कन्याकुमारी की आखिरी चट्टान 3 महासागरों में स्थित है ना, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इनका संगम केंद्र है, ऐसे ही इंदिरा पॉइंट क्या है, भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकल कंडीशन से क्या है, भारत की सीमा का अंतिम विस्तार है। इसी तरह आपका ये आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेट या अन्य किन्हीं माध्यमों से पता लगाइए कि आखिरी चट्टान में वर्णित कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक चट्टान के स्वरूप में किस प्रकार का विस्तार हुआ है। अब आपको क्या है, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से पता लगाना है कि आखिरी चट्टान में जो वर्णित है कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक चट्टान है ना, उसके स्वरूप में किस प्रकार का जो विस्तार हुआ था वो आपको बताना है। इसी तरह आपका आंसर है, पाठ में वर्णित कन्याकुमारी की वह आखिरी चट्टान जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, आज एक भव्य स्मारक के रूप में विकसित हो चुकी है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र के स्वरूप में प्रमुख विस्तार निम्नलिखित हैं जो हुए थे।
अब वो विस्तार हम जान लेते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला क्या है, तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ठीक बगल में एक छोटी चट्टान का महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची विशाल पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा आज कन्याकुमारी की पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा है, अब जो विवेकानंद जी की चट्टान थी ना, नामक चट्टान जो है, अब इसके बिल्कुल ही बगल में एक छोटी सी चट्टान पर महान तमिल संत, जो तमिल के संत और कवि थे, तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची क्या है, विशाल पत्थर की प्रतिमा यानी मूर्ति स्थापित की गई है। और यह प्रतिमा क्या है, कन्याकुमारी की पहचान के रूप में एकदम अनिवार्य हो गई है कि भाई ये कन्याकुमारी की पहचान इसी से भी है। और पर्यटक जो हैं, जो घूमने आते हैं यहाँ पर अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थानों से, उनका आकर्षण का मुख्य केंद्र है, तो ये भी देखने वो लोग आते हैं। इसी तरह दूसरा क्या है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल का विकास। लेखक मोहन राकेश ने जिस चट्टान को समाधिस्थ सी और पानी की मार सहती हुई देखा था, वहां अब एक सुव्यवस्थित स्मारक भवन के ध्यान मंडप बना हुआ है। यह स्थल अब आध्यात्मिक ऊर्जा और आधुनिक वास्तुकला का संगम है। अब ये जो लेखक मोहन राकेश हैं, जिस चट्टान को उन्होंने समाधिस्थ सी और पानी की मार सहती हुई देखा था ना, कि समाधि बनी हुई है, एकदम पानी की मार सहसी रही है ये। अब वहाँ पर क्या है, एक सुव्यवस्थित स्मारक भवन और ध्यान मंडप बना हुआ है। वहाँ पर एक व्यवस्थित सा स्मारक भवन बन चुका है और यह स्थल अब क्या है, आध्यात्मिक ऊर्जा और आधुनिक वास्तुकला का संगम है। अब इसी तरह अगला क्या है, पर्यटक सुविधाएं। अब तट से चट्टान तक पहुंचने के लिए केवल मछुआ नाव, जिसे कट्टूमरन कहा जाता है, पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बल्कि आधुनिक नौका सेवाएं उपलब्ध हैं। घाटों का सुंदरीकरण किया गया है और पर्यटकों के बैठने व सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब ये जो पर्यटक सुविधाएं हैं, अब जो है तट से चट्टान तक पहुंचने के लिए केवल मछुआ नाव का पर ही निर्भर नहीं रहते, बल्कि आधुनिक नौका सेवाएं बन चुकी हैं। और घाटों का जो सुंदरीकरण उसमें किया जाता है, बैठकर घाटों को देखा जाता है और पर्यटकों के बैठने व सुरक्षा के लिए प्रबंध भी उन पर किए गए हैं। यह विस्तार इस आखिरी चट्टान की भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्ता को और अधिक गौरवशाली बनाता है। ये जो इन पर विस्तार किया गया है, ये क्या है, इस आखिरी चट्टान की भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्ता को और अधिक गौरवशाली बनाता है। इसी तरह आपका इसका आंसर भी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी भी स्थानीय शिल्पकार से बात करके निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी सुसंग्रहित कीजिए। यह कार्य 2-2 के जोड़े में कीजिए। अब आपको एक कार्य दिया गया है कि किसी भी स्थानीय जो शिल्पकार होते हैं, जो जिन्होंने जैसे मूर्ति वगैरह का भी बनाया होता है ना, उन्हें सारी जानकारी होती है। तो जो शिल्पकार होते हैं उनसे जानकारी लेनी है। ये कार्य क्या है, 2-2 के जोड़ों में करने हैं और इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने दिए हैं, इस पर ही बनाना है। बिंदु क्या है, शिल्प का नाम, यह कार्य कब से कर रहे हैं, इसका प्रशिक्षण कहाँ से लिया, और शिल्प निर्माण में घर की महिलाओं की साझेदारी, और प्रयुक्त सामग्री, तकनीक, लागत और विपणन। और अगला क्या है हमारा, औपचारिक संस्थागत प्रशिक्षण। इन बिंदुओं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है। स्थानीय शिल्पकार से साक्षरता का वितरण। पहला, शिल्प का नाम, मिट्टी के बर्तन और सजावटी हस्तशिल्प का निर्माण। अब हम ऐसे शिल्पकार से मिले जिनका शिल्प क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाना और सजावटी हस्तशिल्प उनमें करना। अब अगला क्या है, कार्य और अवधि। शिल्पकार यह कार्य पिछले 25 वर्षों से अपने पैतृक व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, जब हमने उनसे पता किया कि भाई आपके कार्य की अवधि क्या है, कब से आप ये काम कर रहे हो, तो शिल्पकार ने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से अपने पैतृक व्यवसाय, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना, कि भाई इनके पिता ने भी यही काम किया होगा, तो पैतृक व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं कि इनकी आने वाली हर पीढ़ियाँ ये काम करेगी। और इसी तरह क्या है, प्रशिक्षण।
उन्होंने इसका हुनर अपने पिता और दादाजी से विरासत में सीखा है, जो पीढ़ियों से इस कार्य में संलग्न हैं। अब प्रशिक्षण करने पे पता चला कि जो उन्होंने इसका हुनर है शिल्पकार का, वो अपने पिताजी से और अपने दादाजी से विरासत में सीखा है कि वह इनकी आने वाली हर पीढ़ी ये काम करती चली आ रही है। और अगला क्या है अब हमारा, महिलाओं की साझेदारी। अब घर की महिलाएं मिट्टी तैयार करने, बर्तन पर सुंदर नक्काशी करने, उन्हें रंगों से सजाने और सुखाने के कार्यों में महत्वपूर्ण साझेदारी निभाती है। अब महिलाओं की साझेदारी पता की तो क्या है, घर की महिलाएं मिट्टी तैयार करती हैं और बर्तनों पे जो सुंदर सुंदर नक्काशियाँ होती है, डिज़ाइंस बनाती हैं, उसे उन्हें सजाती हैं, उन्हें सुखाती हैं, ये सब कार्य करती हैं, इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं। अगला क्या है, तकनीक और विपणन। अब इसमें चौक, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। लागत कम है परंतु शारीरिक श्रम अधिक है। विपणन यानी बेचना, स्थानीय मेलों तक, हाट बाजारों और अब डिजिटल माध्यमों से भी किया जाता है। अब इनकी जो है इसमें जो तकनीक मतलब इसमें जो बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगती है वो क्या है, मिट्टी, चौक और प्राकृतिक रंग हो गए, ये सब होता है। लेकिन इसमें लागत कम है पर शारीरिक श्रम जो है वो अधिक होता है। लागत तो वो कम लगाते हैं, सस्ती हो जाती है सारी चीज़ें, चौक, मिट्टी और बस रंग ही होते हैं, लेकिन जो शारीरिक श्रम है जो वो मेहनत करते हैं वो ज़्यादा होती है इसकी। अब इसका विपणन यानी से बेचते हैं। अब वो इन्हें कहाँ कहाँ बेचते हैं, स्थानीय मेलों में बेचते हैं। आपने देखा होगा ना, मेले लगते हैं तो मिट्टी के बर्तन वगैरह भी मिलते हैं सुंदर सुंदर से सजे हुए। और हाट बाज़ारों में भी, मतलब बाज़ारों में भी आप देखते हैं तो वहाँ भी ये मिलते हैं। और अब डिजिटल माध्यमों से भी किया जाता है, डिजिटल यानी ऑनलाइन तरीके से भी इन्हें ये बेचते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही तरक्की हो गई है इनके आगे। और अगला क्या है, औपचारिक प्रशिक्षण। अब शिल्पकार ने कोई औपचारिक संस्थागत डिग्री नहीं ली है बल्कि पारिवारिक पद्धति से ही निपुणता प्राप्त की है। अब जो शिल्पकार है इन्होंने कोई भी क्या है औपचारिक संस्थागत डिग्री जो नहीं ली है, किसी कोई डिग्री होती है, उन्होंने बल्कि क्या है पारंपरिक रूप से और पारिवारिक पद्धति के रूप से निपुणता प्राप्त की है। जैसे कि उन्होंने अपने पिता, दादा है ना, आने वाली पीढ़ियाँ करती चली आ रही हैं, तो ये पारिवारिक रूप से इन्होंने पद्धति से ही निपुणता प्राप्त की है। अब यह हस्तशिल्प न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता है बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। अब हस्तशिल्प क्या है, ये सांस्कृतिक विरासत को भी जीवित रखता है कि चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और संस्कृति को भी अच्छा करता है और इसके अलग ही अपनी विशेषताएं हैं। और ये क्या है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। इससे रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं अच्छे से। जैसे आपको पता है कि मेलों में, बाज़ारों में डिजिटल रूप से हर तरीके से भी अपना टैलेंट दिखाकर लोग बेचते हैं, मतलब ये शिल्पकार ही करते हैं ये काम। इसी तरह प्रश्न नंबर 19, डिजिटल खरीदारी और ई वाणिज्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में किस प्रकार उपयोगी है। अब इसमें क्या पूछा गया है हमसे कि डिजिटल खरीदारी और ई वाणिज्य जो है वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में किस प्रकार उपयोगी हैं। अब हमें इसका आंसर बताना है। विषय के संदर्भ में डिजिटल खरीदारी और ई वाणिज्य कुटीर उद्योगों के लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। पॉइंट वाइज समझते हैं इसे। पहला क्या है, बाजार का विस्तार। डिजिटल माध्यमों की सहायता से कुटीर उद्योग और स्थानीय शिल्पकार अपने उत्पादों को केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित न रखकर देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। अब ये जो डिजिटल माध्यमों की सहायता से ना कुटीर उद्योग और स्थानीय शिल्पकार जो होते हैं वो अपने उत्पादों को केवल स्थानीय बाजारों तक नहीं बल्कि क्या है डिजिटल के उपयोग से देश और विदेशों के ग्राहकों तक भी पहुंचा सकते हैं कि दूसरे देशों के लोग भी खरीदें इससे, डिजिटल रूप से, इसे ऑनलाइन तरीके से। अगला क्या है, बिचौलियों की समाप्ति। अब ई वाणिज्य प्लेटफॉर्म शिल्पकारों को सीधे ग्राहकों से जोड़ते हैं। इससे बिचौलियों का कमीशन बचता है और शिल्पकार को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होता है। अब पहले क्या होता था कि पहले जो शिल्पकार होते थे उन्हें इतना डिजिटल का पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, तो पहले जो बिचौली होते थे वो बीच में पड़ते थे और जो है ग्राहकों को तक ये सामान पहुंचाते थे। लेकिन इसमें क्या है, इस बीच वो अपनी कमीशन भी यानी कि आधे पैसे खुद भी खाते थे। अब क्या है, डिजिटल रूप से ई वाणिज्य प्लेटफॉर्म शिल्पकारों को जो है सीधे ग्राहकों से जोड़ते हैं। इससे क्या है, उनका कमीशन भी बच जाता है बिचौलियों का, और जो पैसे होते हैं वो उनका जो उचित मूल्य, उचित जो पैसे होते हैं वो शिल्पकारों तक पहुंच जाते हैं। किसकी सहायता से, ई वाणिज्य प्लेटफॉर्म की सहायता से, डिजिटल रूप में।
इसी तरह क्या है, कम लागत में विपणन। अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन वेबसाइटों के माध्यम से बहुत कम लागत में उत्पादों का प्रचार प्रसार और विज्ञापन किया जा सकता है। ऑनलाइन रूप से होता है ना, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर देते हैं और वीडियोस बना के दिखा देते हैं। इससे क्या है, उत्पादों का प्रचार प्रसार भी होता है और विज्ञापन भी कर सकते हैं बहुत कम ही लागत में। ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अपना मेहनत करी, बनाई और ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल दिया, यानी सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे सभी तक ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब क्या है, 24/7 उपलब्धता। अब डिजिटल स्टोर 24 घंटे खुले रहते हैं, जिससे ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार कभी भी हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। अब ये 24/7 खुले रहते हैं डिजिटल स्टोर, जितने भी होते हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर जो होते हैं, जिससे क्या है, ग्राहक कभी भी किसी भी टाइम सुविधा अनुसार कभी भी हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। अब अगला क्या है, डिजिटल भुगतान। अब ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाओं ने भुगतान की प्रक्रिया को सुरक्षित और सरल बना दिया है, जिससे छोटे व्यापारियों का विश्वास बढ़ा है। अब ऑनलाइन चीज़ें होते हैं डिजिटल भुगतान, जैसे कि अब आ गया है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, यूपीआई हो गया है, पेमेंट वगैरह से ऑनलाइन तरीके से हो जाती है, जिससे क्या है, छोटे व्यापारी जैसे हमारे शिल्पकार हो गए हैं और भी छोटे व्यापारी हो गए, इनका विश्वास बढ़ा है। तो क्या है, ये दूर देशों से के लोगों से भी, कहीं के भी लोगों को ये सब चीज़ें दे देते हैं, डिलीवरी करवा देते हैं, और वो पेमेंट कैसे दे देते हैं ना, ऑनलाइन दे देते हैं, जिससे कि इनके तुरंत बैंक में आ जाता है। ये एकदम सुरक्षित तरीके से होता है। इसी तरह डिजिटल भुगतान ये करते हैं। अब संक्षिप्त में, डिजिटल क्रांति ने कन्याकुमारी जैसे सुदूर क्षेत्रों के उन स्थानीय नवयुवकों और युवतियों के लिए स्वरोजगार के नए द्वार खोले हैं, जो पारंपरिक रूप से शंखमालाएं और हस्तशिल्प बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। अब पहले क्या है, कन्याकुमारी के जो मैंने आपको बताया था ना, जो ग्रेजुएट लोग होते थे, बस वही क्या करते थे, वो शंखमालाएं बेचते थे और हस्तशिल्प बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब डिजिटल क्रांति आ गई, डिजिटल रूप से अब उन लोगों के लिए भी बहुत फैसिलिटीज़ हो गई हैं, है ना, तो वो ऑनलाइन तरीके से स्वरोजगार कर सकते हैं। तो ये भी आपका इस तरीके से आंसर है 19 का। अब प्रश्न नंबर 20, हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी कक्षा में उचित उस पर चर्चा कीजिए। अब जो हस्तशिल्प कला को जो बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। अब उत्तर है, विषय के अंतर्गत भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं। अब पहला क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब इस योजना के माध्यम से क्या है, पारंपरिक शिल्पकारों जैसे कि कुम्हार, बुनकर और लोहार वगैरह होते हैं ना, इनको क्या है, कम ब्याज पर ऋण, कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक टूलकिट प्रदान की जाती है। इसी तरह अगला क्या है, एक जिला एक उत्पाद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया है, ODOP। अब सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट हस्तशिल्प उत्पाद की पहचान करना और उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। तो ये भी एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है कि वो इसकी पहचान करके इसे अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड के रूप में स्थापित कर देते हैं। अब अगला क्या है, हस्तशिल्प हाट और मेलों का आयोजन। अब दिल्ली हाट, सूरजकुंड मेला और हुनर हाट जैसे मंचों के माध्यम से सरकार स्थानीय कारीगरों को सीधे ग्राहकों से मिलने और अपने उत्पाद बेचने का अवसर प्रदान करती है। अभी जो जगहें हैं, जैसे कि हमारी दिल्ली हाट हो गई, सूरजकुंड मेला और हुनर हाट, ऐसे जो मंचों पर है, इनके माध्यम से जो है सरकार स्थानीय कारीगरों को, जैसे इन सबको क्या करते हैं, ग्राहकों से सीधे मिलने पर और अपने उत्पाद बेचने का अवसर देती है कि आप वहाँ जाकर अपनी चीज़ें दिखाओ और उनको बेचो, जैसे कि ग्राहक आपसे खरीदेंगे ये चीज़, और फिर उस स्थान की भी इससे शोभा बढ़ेगी कि हस्तशिल्प यहाँ पर फेमस है। ऐसे ही अगला क्या है हमारा, डिजिटल इंडिया और ई-कॉमर्स सहयोग। अब सरकार ने GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल और अन्य निजी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ समझौता किया है, ताकि कन्याकुमारी जैसे दूर दराज के क्षेत्रों की शंखमालाएं और हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचा जा सके। अब सरकार ने क्या है, पोर्टल और अन्य निजी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ समझौता कर लिया है, क्योंकि जैसे कन्याकुमारी जैसे दूर दराज क्षेत्र हैं, अब इनके शंखमाला और हस्तशिल्प जो हैं वो ऑनलाइन तरीके से भी बेचा जा सके। अब अगला क्या है, हस्तशिल्प की स्थापना।
अब देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर शिल्प ग्राम विकसित किए गए हैं, जहां पर्यटक कारीगरों को जीवंत कला प्रदर्शन देख सकते हैं और उनसे सीधे उत्पाद खरीद सकते हैं। अब देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का शिल्प ग्राम विकसित कर दिए गए हैं ना, जहां पर्यटक कारीगरों का क्या कर सकते हैं हम, जीवंत कला प्रदर्शन, यानी कि वो हमें ऑनलाइन रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए दिखा सकते हैं और हम सीधे ही उस चीज़ों को खरीद सकते हैं। अब कौशल विकास प्रशिक्षण, विभिन्न सरकारी संस्थानों एवं शिल्पकारों को डिज़ाइन में आधुनिक बदलाव लाने और वैश्विक मानकों के रूप में उत्पाद तैयार करने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे ही क्या है, कक्षा में चर्चा का बिंदु। अब हस्तशिल्प को बढ़ावा देना न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखता है, बल्कि यह कन्याकुमारी के उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए भी सम्मानजनक स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त करता है, जिनका वर्णन लेखक मोहन राकेश ने किया है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कंप्लीट है। अब आते हैं 21 पर। आपकी कक्षा में कुछ विशेष आवश्यकता वाले साथी भी होंगे, जिन्हें अपने दैनिक जीवन में अनेक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता होगा। अब इसमें फर्स्ट क्या है, ऐसे साथियों को अगर किसी यात्रा पर जाना हो तो उनके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं। सेकंड, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जो उनकी यात्रा को सहज बनाने में उपयोगी हों। थर्ड, अपने द्वारा दिए गए सुझावों पर विद्यालय के विशेष शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए और समझाइए कि आपके द्वारा सुझाए गए उपाय कितने प्रभावी हैं तथा उनमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं। और फोर्थ, प्राप्त सुझावों के विषय में कक्षा के विशेष आवश्यकता वाले साथियों से भी चर्चा कीजिए और उनकी राय जानने का प्रयास कीजिए। तो ये सब दे रखे हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर बनाना है। अब आंसर पे आते हैं। विशेष आवश्यकता वाले साथियों यानी दिव्यांगों की यात्रा को सुगम बनाने हेतु उत्तर निम्नलिखित है। पहला, यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियाँ। विशेष आवश्यकता वाले साथियों को यात्रा में कई भौतिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से क्या है, अभिगम्यता। रेलवे स्टेशनों, बसों और पर्यटन स्थलों जैसे कन्याकुमारी की ऊबड़-खाबड़ चट्टानों पर रैंप या लिफ्ट की कमी होना, ये भी उनके लिए एक समस्या हो सकती है कि भाई वो पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे चढ़ेंगे। दूसरा, परिवहन। सार्वजनिक वाहनों में व्हील चेयर के लिए पर्याप्त स्थान ना होना, क्योंकि उनके लिए स्थान भी होना चाहिए ताकि उनकी व्हील चेयरों को निकाला जा सके। अगला, सूचना का अभाव। अब दृष्टिबाधित साथियों के लिए ब्रेल लिपि में संकेतों का श्रव्य यानी ऑडियो निर्देशकों की अनुपलब्धता, कि जिससे जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो देख नहीं सकते लेकिन वो सुन तो सकते हैं ना, तो वो निर्देशों की अनुपलब्धता है कि कोई संकेतक हो उनके साथ में जो उन्हें सुना कर बता सके और वो सुन सकें। इसी तरह सुरक्षा। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर चोट लगने या खो जाने का भय भी हो सकता है, क्योंकि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिनमें से आधे दिव्यांग भी हैं, तो वो कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में। इसी तरह अगला क्या है हमारा, सेकंड है यात्रा को सहज बनाने के सुझाव। अब इसका पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल डिज़ाइन। सभी पर्यटन स्थलों और परिवहन स्थानों में अनिवार्य रूप से रैंप, चौड़े दरवाजे और स्पर्शनीय रास्तों का निर्माण किया जाए जिससे कि उन्हें कठिनाई ना हो। अगला, सहायक तकनीक। यात्रा संबंधी जानकारी के लिए विशेष ऐप्स और श्रव्य गाइड उपलब्ध कराए जाएं जिससे उन्हें कोई भी कठिनाई ना हो। वो अच्छे से, अगर वो देख नहीं सकते तो सुनकर तो अपनी यात्रा कर सकते हैं ना, जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह अगला है संवेदनशील कर्मचारी। अब होटल और परिवहन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे इन साथियों की ज़रूरतों को समझ सकें और इनकी हेल्प कर सकें। अगला, पूर्व नियोजन। यात्रा से पहले गंतव्य की सुगमता की जांच करना और चिकित्सा सहायता का प्रबंध करना, पूर्व नियोजन किया जाना चाहिए। अब थर्ड क्या है, थर्ड एवं फोर्थ, शिक्षक और साथियों के साथ चर्चा। अब हमें क्या करनी है, इसमें शिक्षक और अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है। अब विद्यालय के विशेष शिक्षक के साथ चर्चा करने पर यह स्पष्ट होता है कि केवल भौतिक संसाधनों की पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज का संवेदनशील व्यवहार सबसे अधिक प्रभावी है। विशेष आवश्यकता वाले साथियों से बात करने पर पता चलता है कि वह असहानुभूति नहीं बल्कि समान अवसर और स्वतंत्रता चाहते हैं।
उनके सुझावों के आधार पर यात्रा योजनाओं में लचीलापन लाना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य है। यानी कि वो लोग क्या चाहते हैं, समान अवसर चाहते हैं कि उनके साथ भी समान अवसर दिया जाए, उन्हें भी समान व्यवहार किया जाए और स्वतंत्रता दी जाए। और इन सभी चीज़ों के लिए जो संसाधन है यही काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज का भी संवेदनशील व्यवहार सबसे ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो उनसे बात करने पर इतना पता चलता है। इसी तरह आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य देखा है? अगर नहीं तो एक दिन सुबह जल्दी उठकर उगते सूरज की लालिमा को देखिए और अस्त होते सूर्य के साथ शाम का भी आनंद लीजिए। अब इन दोनों दृश्यों की तुलना करते हुए अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। अब आपको यहाँ अपने दो अनुभव लिखने हैं, एक सूर्योदय का और एक सूर्यास्त का, यानी कि जब सूरज उगता है और जब सूरज ढलता है, सुबह और शाम दोनों का। अब इसका जो आंसर है, मोहन राकेश के अनुभवों और प्रकृति के सामान्य अवलोकन के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त की तुलनात्मक अनुभूति निम्नलिखित है। अब सूर्योदय का अनुभव। सूर्योदय नई आशा और ऊर्जा का प्रतीक है। जब सूर्य उदित होता है यानी कि उगता है तो आकाश में धीरे धीरे लालिमा फैलती है और अंधेरा छटने लगता है। कन्याकुमारी के घाट पर लोग सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करते हैं, यानी कि होता है ना, सूर्य को जल अर्पण करते हैं, उसे अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करते हैं। इस समय की किरणें कोमल होती हैं और वातावरण में एक पवित्र शांति व जीवंतता महसूस होती है। कब होती है? जब सूर्योदय का अनुभव होता है, यानी कि जब सूर्य उगता है तब एक लालिमा सी छा जाती है। कुछ लोग, सभी लोग क्या है, कन्याकुमारी के वहाँ पे और अन्य देशों में भी, क्षेत्रों में भी आप देखते होंगे तो सूरज को जल अर्पण करते हैं और अपने दिन की शुरुआत इससे करते हैं। इससे क्या है, अंधेरा छट जाता है, एक नई रोशनी आ जाती है, उजाला हो जाता है और वातावरण में एक पवित्रता और शांति सी आ जाती है। अब इसी तरह क्या है, सूर्योदय का अनुभव हमने कर लिया। अब अगला क्या है, सूर्यास्त का अनुभव। अब सूर्यास्त का अनुभव आता है। सूर्यास्त का दृश्य विदाई की एक सुखद उदासी लेकर आता है। लेखक ने देखा कि सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल पानी की सतह को छूते ही सोना बिखेर देता है, जो देखते ही देखते लहू जैसा लाल और फिर बैंगनी होकर काला पड़ जाता है। यह दृश्य शक्ति के विस्तार का अनुभव कराता है। जहाँ सूर्योदय प्रकाश की ओर ले जाता है, वहीं सूर्यास्त धीरे धीरे स्याही यानी अंधेरे में डूबकर विस्मय और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। अब लेखक ने यह दृश्य कैसा बताया? विदाई की एक सुखद उदासी लेकर आता है, ऐसा बताया। अब लेखक ने देखा कि जो सूर्यास्त है, यानी कि जब सूर्यास्त के समय जब सूरज ढलता है, उसके समय क्या है, सूर्य का जो गोला होता है वो पानी की सतह को छूते ही क्या है, सोना बिखेर देता है, जो देखते ही देखते लहू जैसा लाल और फिर बैंगनी होकर काला पड़ जाता है। अब आप देखते हैं शाम के समय जब सूरज ढलता है तो वो कैसा हो जाता है, एकदम लाल सा हो जाता है, फिर धीरे धीरे ढलते ढलते एकदम बैंगनी सा हो जाता है और अंधेरा सा छा जाता है। जैसे स्याही के समान अंधेरे में डूबकर सूरज विस्मय हो जाता है और आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। इस तरह ये सूर्यास्त और सूर्योदय का अनुभव था। अब इसका निष्कर्ष है, सूर्योदय जागृति और क्रियाशीलता का स्वर है, जबकि सूर्यास्त प्रकृति की भव्यता और क्षणभंगुरता का दर्शन है। दोनों ही दृश्य अपनी रंगत और भावनाओं में अद्वितीय हैं। इसी तरह क्या है, प्रश्न नंबर 23। विद्या से संवाद के अंतर्गत आपने दिए गए बिंदुओं के माध्यम से यात्रा वृत्तांत के प्रमुख तत्वों के विषय में जाना और समझा। इन तत्वों के ध्यान में रखकर आप भी अपने घूमे हुए किसी प्रिय स्थान के अनुभव पर एक यात्रा वृत्तांत स्मरण कीजिए। अब आपको भी क्या है, आपने इन तत्वों को ध्यान में रखा है और आप जो है अपने किसी स्थान पर घूमे हैं ना, तो उसी स्थान के अनुभवों का आपका यात्रा स्मरण लिखना है। अब आंसर है, पाठ में वर्णित यात्रा वृत्तांत के प्रमुख तत्वों दृश्य यानी वर्णन, आत्म अनुभूति और रोमांच को ध्यान में रखकर मेरा यात्रा स्मरण इस प्रकार है। ऋषिकेश, गंगा और पहाड़ों का संगम। अब आपका यात्रा वृत्तांत कैसा है? ऋषिकेश का है, जो क्या है, गंगा और पहाड़ों का संगम है। पिछली गर्मियों में मुझे ऋषिकेश जाने का अवसर मिला। वहाँ सुबह का दृश्य वर्णन अत्यंत मनोहारी था। पहाड़ों की ओट से निकलकर सूरज गंगा की लहरों पर चांदी बिखेर रहा था। लक्ष्मण झूला पर चलते समय नीचे बहती गंगा का वेग देखकर मन में विस्मय और रोमांच भर गया। अब शाम को गंगा आरती के समय वातावरण शंख और घंटियों की ध्वनि से गूंज उठा। उस समय गहरी आत्मानुभूति हुई, मानो मैं स्वयं ही को प्रकृति और आध्यात्मिकता के बहुत करीब पा रहा हूँ।
रात के समय नदी किनारे बैठकर लहरों की आवाज़ सुनना मेरे लिए शांति और आत्मसंवेदना का क्षण था। यात्रा के दौरान पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर चलना एक संघर्षपूर्ण किंतु आनंदमय अनुभव था। यह यात्रा मेरे मन का एक अमिट छाप छोड़ गई। इस तरह आपने अपना यात्रा वृतांत लिखा। ये प्रश्न नंबर 23 का था आंसर। अब अगला है प्रश्न नंबर 24। यात्राएं हमें समृद्ध करती हैं विषय पर कक्षा में एक परिचर्चा आयोजित कीजिए कि यात्रा हमें समृद्ध करती हैं। इस विषय पर आपको क्या है, कक्षा में एक परिचर्चा करनी है। आंसर, यात्राएं हमें समृद्ध करती हैं विषय पर कक्षा में आयोजित परिचर्चा का सारांश निम्नलिखित है। अब परिचर्चा के मुख्य बिंदु, पहला क्या है, ज्ञान और अनुभव का विस्तार। अब यात्राएं हमें किताबों से परे व्यवहारिक ज्ञान देती हैं। लेखक मोहन राकेश ने कन्याकुमारी की यात्रा के दौरान न केवल भौगोलिक सुंदरता को देखा बल्कि वहां की बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं से भी साक्षात्कार किया। इससे क्या है, किताबों से हटकर व्यवहारिक ज्ञान भी हमें मिलता है इससे। अब अगला क्या है, सांस्कृतिक विविधता की समझ। अब यात्रा के दौरान हम विविध क्षेत्रों की परंपराओं, खान पान और जीवन शैली को समझते हैं, जिससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। अब अगला, आत्म खोज और संवेदनशीलता। अब प्राकृतिक दृश्यों के बीच मनुष्य को अपने अस्तित्व का बोध होता है। कन्याकुमारी में लेखकों ने शक्ति के विस्तार को महसूस किया, जिससे उनके मन में रोमांच और आत्मिक शांति के भाव भी जागे थे। अगला क्या है, चुनौतियों से लड़ने का कौशल। अब इस यात्रा के दौरान आने वाली अप्रत्याशित बाधाएं जैसे अंधेरे में भटकने का भय या लहरों से बचाव व्यक्ति में साहस और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। अब निष्कर्ष पे आते हैं। परिचर्चा का निष्कर्ष यह है कि यात्राएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमें मानसिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक परिपक्व और समृद्ध भी बनाती हैं। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 25। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई हो तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। यात्रा के दौरान कई बार ऐसी अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ जाती हैं। ऐसी किसी स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति में किन गुणों का होना आवश्यक है? अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा कीजिए। अब आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो चुनौतियां हैं हमारी यात्रा के दौरान बहुत सी आती हैं। अब इस स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति में क्या क्या गुण, यानी कि क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए कि वो इनका सामना कर सके, इसके लिए आवश्यक गुण आपको बताने हैं। अब आंसर क्या है, मोहन राकेश की यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक में लेखक जब समुद्र तट पर अंधेरे और बढ़ती लहरों के बीच अकेला रह जाता है तो वह क्षण उसके लिए एक बड़ी अप्रत्याशित चुनौती बन जाता है। ऐसे विषम स्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला, धैर्य और मानसिक दृढ़ता। अब खतरे के समय घबराने के बजाय मन को शांत रखना सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक ने भी खतरे में रास्ता भटकने के भय के बावजूद अपना धैर्य नहीं खोया, तो उसमें क्या है, धैर्य भी होना बहुत जरूरी है और मानसिक दृढ़ता का भी। अगला, त्वरित निर्णय क्षमता, यानी कि क्विक डिसीजन मेकिंग, कि जल्दी से जल्दी उसी टाइम जो है हमारा डिसीजन निर्णय क्षमता होनी चाहिए अच्छी, जो हम बेहतर निर्णय ले सकें। कठिन परिस्थितियों में सोचने के लिए अधिक समय नहीं होता। लेखक ने तुरंत निर्णय लिया कि वह रेत पर बैठकर नीचे की ओर फिसल जाएगा, तो उस समय सबसे सुरक्षित विकल्प था। अब अगला क्या है, साहस और आत्मविश्वास। लहरों के शोर और निर्जन स्थान के बीच स्वयं पर विश्वास रखना जरूरी है। आत्मविश्वासी व्यक्ति को चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है, तो साहस और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। अगला क्या है, सतर्कता और सावधानी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई वाला अनुभव हमें सिखाता है कि प्रकृति के बीच रहते हुए हमें हर पल सतर्क रहना चाहिए। अगला, अनुकूलनशीलता, जिसे कहते हैं एडॉप्टेबिलिटी। अब परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेना और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना एक कुशल यात्री की पहचान है। अब निष्कर्ष, चर्चा का सार यह है कि यात्राएं हमें केवल आनंद नहीं देती बल्कि विपरीत समय में हमारे चरित्र और विवेक की परीक्षा भी लेती है। इन गुणों के माध्यम से ही हम किसी भी अप्रत्याशित संकट से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न है आपका 26। यदि आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव हो तो उसे अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए।
अब आंसर है, लेखक मोहन राकेश के अनुभव की तरह मुझे भी अपनी एक पहाड़ी यात्रा के दौरान इसी प्रकार की अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा था, जिसे मैंने अपने सहपाठियों के साथ साझा किया। अब मेरा अनुभव क्या है? घने कोहरे के बीच ट्रैकिंग। पिछले वर्ष जब मैं मनाली में जोगिनी झरने की ओर ट्रैकिंग कर रहा था, तब अचानक मौसम बदल गया और घना कोहरा छा गया। जैसे मोहन राकेश को लहरों के पास खतरे का एहसास हुआ, वैसे ही मुझे भी अचानक रास्ता दिखाई देना बंद होने पर भय का अनुभव हुआ। मेरे साथी मुझसे थोड़े आगे निकल गए थे और मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। ऐसी स्थिति में मैंने निम्नलिखित गुणों का प्रयोग किया, जैसे कि धैर्य। घबराने के बजाय मैंने एक जगह खड़े होकर गहरी सांस ली और अपने आसपास के शोर को सुनने की कोशिश की। अब अगला, सतर्कता। मुझे पता था कि पहाड़ों पर गलत कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए मैंने बिना रास्ता देखे आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। अगला, साधन का उपयोग। मैंने तुरंत अपनी सीटी का उपयोग किया, जो मेरे अपने तत्काल के लिए पास रखी थी। अब अंततः मेरी सीटी की आवाज़ सुनकर मेरे साथी और गाइड वापस आए और मुझे सुरक्षित साथ ले गए। इस घटना ने मुझे सिखाया कि यात्रा में सावधानी और त्वरित विवेक भी हमारे लिए सबसे बड़े रक्षक होते हैं, कि हमें एकदम सावधान रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, जल्दी से थोड़ा विवेक में रहना चाहिए, धैर्य में रहना चाहिए। इसी तरह आपका 26 का आंसर कंप्लीट है। अब प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद धीरे धीरे कम होना क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ कम होने की क्रिया धीमी गति से हो रही है। जिस प्रकार संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य में धीरे धीरे पद व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया विशेषण है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनमें क्रिया विशेषण पदों की पहचान कीजिए तथा दिए गए उदाहरणों के अनुसार लिखिए। अब वाक्य, बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टान से कटती हुई आती थीं। दूसरा, यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थीं। तीसरा है, मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। अब कुछ उदाहरण हैं। इसके जो है उदाहरण वाक्य में क्या है? मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। अब इसका क्रिया विशेषण क्या है? जल्दी जल्दी। और अब क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, किसकी विशेषता बता रहे हैं? चलने लगा, यानी क्रिया की विशेषता। इसी तरह आंसर पर आते हैं। व्याकरण अभ्यास के अनुसार वाक्यों में क्रिया विशेषण और संबंधित क्रियाओं की पहचान इस प्रकार है। क्रिया विशेषण के वह शब्द होते हैं जो क्रिया के होने के ढंग, समय, स्थान या परिणाम की विशेषता को बताते हैं। अब क्रिया विशेषण पद पहचान तालिका। अब एक कॉलम दिया गया है जिसमें इसकी पहचान की जाएगी। वाक्य क्या है? बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी। अब इसका क्रिया विशेषण क्या है? कटती हुई। अब क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, आती थी, क्रिया की विशेषता, ढंग यानी कि रीति इसकी बताई जा रही है कि किस ढंग से आ रही थी। अगला है, यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। अब इसकी क्या होगी क्रिया? उस दिशा में। और जो है क्रिया विशेषण बताना है, जा रही थी, क्रिया की विशेषता यानी कि स्थान। अब अगला क्या है? मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। अब इसकी क्रिया क्या हो जाएगी? देर तक। अब क्रिया विशेषण क्या होगा इसमें? देखता रहा, क्रिया की विशेषता यानी कि समय, काल। अब व्याकरणिक स्पष्टीकरण। कटती हुई, यह क्रिया के होने के तरीके यानी रीति को दर्शा रहा है। अगला, उस दिशा में। अब यह क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध करा रहा है। अब देर तक, यह क्रिया के होने की समय अवधि यानी काल को स्पष्ट कर रहा है। अब इन पदों के माध्यम से पाठक को क्रिया की पूर्णतया और उसकी विशिष्टता का स्पष्ट बोध होता है। ऐसे ही अब कुछ प्रश्नों में से प्रश्न नंबर 30 है कि पधारो म्हारे देश। अब अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की एक सूची बनाइए और उनकी विशेषता को ध्यान में रखकर एक विवरणिका यानी कि ब्रोशर तैयार कीजिए, यानी कि आपको ब्रोशर तैयार करना है। अब सॉल्यूशन यानी कि इसका आंसर है,
पधारो मारे देश की भावना को आत्मसात करते हुए राजस्थान के जयपुर गुलाबी नगरी पर आधारित एक आकर्षक विवरणिका यानी कि ब्रोशर निम्नलिखित है। अब विवरणिका क्या है? गुलाबी नगरी जयपुर का सफर। आमेर किला, इसकी विशेषता अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह किला अपनी हिंदू मुस्लिम वास्तुकला और शीश महल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हाथी की सवारी और शाम का लाइट एंड साउंड शो बहुत ही आकर्षण है। इसी तरह क्या है? हवा महल। अब विशेषता, इसे पैलेस ऑफ विट्स कहा जाता है। इसकी 953 झरोखे जैसी खिड़कियां शाही महिलाओं को शहर के उत्सव देखने के लिए बनाई गई थी। अब अगला क्या है? सिटी पैलेस ऑफ और जंतर मंतर। इसकी विशेषता, सिटी पैलेस राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण है। पास ही स्थित जंतर मंतर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो प्राचीन खगोलीय यंत्रों का संग्रह है। अब अगला क्या है? स्थानीय हस्तशिल्प और व्यंजन। अब इनके विशेषता, यहाँ के भीड़ और रंगीन बाजारों में नीली मिट्टी के बर्तन और जयपुरी रजाइयाँ मिलती हैं। दाल बाटी चूरमा यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। शुभ यात्रा संपर्क पर्यटन सूचना केंद्र जयपुर। यह विवरणिका न केवल पर्यटन स्थलों का दृश्य वर्णन करती है बल्कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और विरासतों की श्रृंखला से भी यात्रियों को परिचित कराती है। तो इसी तरह आपके जो बाकी के भी पार्ट के प्रश्न उत्तर थे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपका पार्ट 5 आखिरी चट्टान तक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रश्न उत्तर पूरे हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।